बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, दो तीन अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की, उसको मीडिया पे बहुत थोड़ी सी कवरेज दी गई। सिर्फ उसको क्रिकेट के एंगल पे जो है वो दिखाया गया, सुनाया गया लोगों को। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हुकूमत नहीं चाहती कि वो दिखाई जाएं या बताई जाएं, तो वो चीज़ें सेंसर कर दी जाती हैं। जिस तरह इमरान खान साहब का नाम ही सेंसर कर दिया जाता है और उनकी तस्वीर तक नहीं दिखाई जा सकती। तो आज एक तफसीली गुफ्तगू की इमरान खान ने, जिसमें इमरान खान ने फौज के बारे में अपना स्टांस जो है वो बताया। उसके बाद काजी फायज ईसा साहब को भी नहीं भूले। आज वो अपने तकरीबन हर जो मीडिया टॉक है, जो सहाफियों से वगैरह रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उसमें काजी साहब को जरूर याद करते हैं और काजी साहब के लिए कुछ ना कुछ जुमले उन्होंने जरूर संभाल के रखे होते हैं इमरान खान साहब ने, जो वो सच बताना चाहते हैं लोगों को कि काजी साहब के अब आगे प्लान्स क्या हैं। उसके बाद मजीद उन्होंने जो पार्टी के ऊपर जुल्म सितम हुए उसकी भी बात की। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुल्क की सियासत में अब काफी चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अरसा कबल, तकरीबन 2 हफ्ते कबल, आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं और बड़े घर वालों से उनकी तकरीबन बातें जो है वो तय हो गई हैं और अब वो हुकूमत को मानने जा रहे हैं। आज मौलाना साहब ने तकरीबन जो अपनी गुफ्तगू की उसमें इस चीज को सच साबित किया कि मौलाना साहब अपनी कीमत लगवा चुके हैं। कोई ना कोई चीज जो है उन्होंने मांग लिया या मौलाना फजलुर रहमान साहब की सुनी जा चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो नई सियासत करने लगे हैं वो शायद उनकी एक और सियासी गलती हो। माजी में भी मौलाना साहब की बहुत सी सियासी गलतियां थी, लेकिन अब की गलती शायद फिर एक बड़ी गलती जो मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आज जब खबरें आप छुपाएंगे, जब बातें आप पूरी नहीं करेंगे, जिस तरह आज इमरान खान साहब की मीडिया टॉक नहीं दिखाई गई, पूरी उसको कवरेज नहीं मिली और जिस जो रिपोर्ट भी किया गया मीडिया पे वो भी ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया, तो फिर अता तारड़ साहब फरमाते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पे गलत खबरें दी जाती हैं या झूठी खबरें दी जाती हैं और सोशल मीडिया को रेगुलराइज करना चाहिए। अब जनाब, इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की अडयाला जेल में, यकीनन अगर उसमें बातें इस तरह की होंगी कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं और वो इदारों की इज्जत करते हैं, तो जो लोग ये बयानियां बनाना चाह रहे हैं, जो ये लोग बयानिए पे खेल रहे हैं बड़े अरसे से और मैंडेट चोरी करके, सिर्फ इसी बयानिए की बुनियाद पर वो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए हैं, हुकूमती कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो यकीनन वो ये पसंद नहीं करेंगे कि मीडिया पे इस तरह की बातें चलें। आज गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि फौज सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ एक सियासी जमात या सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं। उन्होंने इंतखाबात में इतना बड़ा डाका मारा है और अब आजाद अदलिया को भी चलने नहीं दे रहे। फिर मजीद जनाब, आज खान साहब ने कहा कि पुलिस, नैब और FIA समेत तमाम अदारे तबाह कर दिए गए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट बची है जिससे अवाम को उम्मीद है। पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी कमिश्नर इस सब का गवाह है। पिंडी डिवीजन में इंतखाबात इसने करवाए। रावलपिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सच बातें की। वो बातें याद होंगी जिसमें जब रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने बातें की थी इलेक्शन के बाद और उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैंने इस कौम के साथ ज्यादती की है और इतना बड़ा डाका मारा गया इन इलेक्शन में, और इस डाके के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं ये दोनों बराबर के शरीक हैं और हमें सजाए मौत होनी चाहिए, हमें चौक में लटका देना चाहिए। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको, जब उन्होंने ये बातें की तो उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता। अब मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर एहतजाज की कॉल दूंगा। तो जो ये मामला था, अब कभी जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें की जाती हैं, जुडिशियल पैकेज की बातें की जाती हैं, फिर ये कहा जाता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास से या अदालतों से तो इन्हें अदालत का इख्तियार वापस ले लिया जाए, तो ये अदालतों के ऊपर एक हमला है। और इमरान खान साहब ने कहा कि अब लोगों को क्योंकि जो एतमाद है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है, अदालतों पे है, तो अगर इस पे भी डाका मारा जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे होगी, एहतजाज करेगी। मुखालिफ टीम को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, फिर भी ये बुरी तरह हार गए। जिनको 20 सीटें नहीं मिली इन्हें जाली मैंडेट देकर बिठा दिया गया। जो काम दुश्मन नहीं कर सकता वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती,
اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو کرکٹ کے اوپر جب بات عمران خان صاحب نے کی تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا، یہ کرپٹ آدمی ہے، اور ان کو جب کرکٹ پہ بٹھایا تو کرکٹ کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا بم پھٹ گیا کہ پاکستان کی کرکٹ اس نچلے درجے پہ آ گئی ہے کہ پاکستان کا اب کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ ٹاپ 10 میں نہیں ہے سوائے محمد رضوان کے، نہ آل راؤنڈرز کی لسٹ میں، نہ بیٹرز کی لسٹ میں، اور نہ بالنگ کی لسٹ میں پاکستان کا کوئی بھی بالر جو ہے وہ اب ٹاپ 10 میں نہیں آتا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی یہ صورتحال ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ رمیز راجہ صاحب جو ہیں جو سابق چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، جو عمران خان صاحب کے دور میں چیئرمین پی سی بی جن کو تعینات کیا گیا، تو خان صاحب نے کہا کہ کرکٹ ایک ٹیکنیکل گیم ہے، اس لیے اس کو ایک کرکٹر ہی جانتا ہے۔ رمیز راجہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ ایک اچھا کرکٹر تھا، تو میں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اب طاقتوروں نے اپنا چیئرمین پی سی بی لگایا جو کرپٹ ہے۔ تو کرکٹ پہ بھی خان صاحب نے آج پورا تجزیہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی بیوی کے $5 ملین سامنے آئے ہیں، کہاں سے آیا ہے وہ پیسہ؟ یہ سوال بھی آج خان صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خان صاحب آج پھر نہیں بولے، اور خان صاحب نے کہا کہ ڈائما سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ نہیں سنا رہے، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بنانے کے مضحکہ خیز کیس میں سزا ہونے کے بعد نیب ترمیم کا اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ مجھے اس ترمیم سے فائدہ ہوگا، لیکن میں قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہ پوری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نواز شریف کے 4، شہباز شریف کے 5 زرداری اور فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز فریز پڑے ہیں، لیکن میرے خلاف جھوٹے ریفرنس پوری رفتار سے چل رہے ہیں۔ وہی جو سارے معاملات تھے، یہ وہی نیب ترمیم کا معاملہ ہے جس میں حکومت نے نیب کے اختیارات کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس کے اندر سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے۔ پھر وہاں پہ بھی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بظاہر مجھے اس چیز کا فائدہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے۔ اب جناب مزید انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بھی جیل کے ہسپتال میں نہیں رہا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے اور اٹیچ باتھ روم دیے گئے تھے۔ قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نواز شریف جیل میں 40 لوگوں کو ملتا تھا، اس کے لیے اوپن ہاؤس تھا۔ نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ میں 6 پارٹی لیڈران کے نام بھیجتا ہوں، اور ہفتے میں مجھے 30 منٹ کے لیے اپنی پارٹی کے صرف 3 لیڈران سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ میرے اتنے زیادہ کیس ہیں، لیکن مجھے صرف 6 وکلاء سے ملنے دیا جاتا ہے۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، دن کے 21 گھنٹے اپنے سیل میں ہی گزارتا ہوں۔ پھر جناب سیل کی تھوڑی سی کنڈیشن بھی خان صاحب نے بتائی ہے کہ میں کس طرح کے سیل میں رہ رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے کیا حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب گرمی کی وجہ سے سیل اوون بن جاتا ہے، مگر کبھی شکایت نہیں کی، اور نہ کبھی کہا میں مشکل میں ہوں، مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے۔ میری بس ایک شکایت ہے کہ مجھے میرے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، جو میرا قانونی حق ہے۔ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 سٹار سہولیات دی گئی ہیں، میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے اوپر مارشل لا ایڈمنسٹریشن ہے، کس قانون کے تحت یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ صحافی مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ میں اوپن کورٹ میں صحافیوں اور میڈیا سے بات کروں۔ پھر جناب مزید خان صاحب نے بات کی کہ پاکستانی معاشرے میں اسلام کی وجہ سے خواتین کا ایک خاص مقام ہے، حرمت اور عزت ہے۔ پچھلے 7 ماہ سے میری بیوی کو ناحق قید میں رکھا گیا، اور ایک گھریلو خاتون ہے، انہیں کبھی حکومتی امور میں دخل نہیں دیا، اور نہ ہی ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہیں، کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کو جس طرح عدت نکاح جیسے گھٹیا کیس میں جو ہے وہ گھسیڑا گیا، پھر توشہ خانہ جیسے جھوٹے کیس ان پہ ڈالے گئے، اور اس پہ خان صاحب نے یہ بولا کہ وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا صرف جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کی بیوی ہوں۔ اسی طرح پچھلے 1.5 سال سے میری جماعت کی خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا وہ غیر انسانی اور انتہائی افسوسناک ہے۔ تو جناب کس بندے نے نہیں دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت 70 سال سے زائد عمر کی ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، اور ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کے باوجود جس طرح جیل کے اندر رکھا گیا ہے، پھر سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا،
کو زرताज गुल साहबा ने जिस तरह की सख्तियां देखी, अभी भी वो जान जाती हैं, पुलिस उनको सिर्फ डराने हरास करने के लिए उनके पीछे पीछे होती है। तो खान साहब ने वो भी कहा कि इस तरह के गैर कानूनी काम, गैर इंसानी पूरी दुनिया में नहीं होते। अब जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं कि आज उन्होंने बाकायदा इस बात को तस्लीम कर लिया। एक तो वही टोपी ड्रामा जो मौलाना साहब हमेशा से करते आए हैं कि जनाब मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूं। आज उन्होंने पहले तो वो शो करवाया, हालांकि आपको बताया था मौलाना साहब कंप्रोमाइज्ड हैं। मौलाना साहब कोई अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली बात नहीं है, सिर्फ वो एक फेस सेविंग के लिए इस तरह की बात कर रहे थे। आज कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए मौलाना साहब ने एक तो ये कहा कि जनाब फैसलाबाद का घंटा घर बन के हर चीज़ को अपने पास ना रखें। अगर एक ही इदारा तमाम सियासी मामला भी चलाएगा तो उससे मसाइल ठीक नहीं होंगे। सियासतदानों को के हाथ में ये मामला आने चाहिए और सबको मिल के बैठना चाहिए। फिर जो उसमें जिससे अंदाजा हुआ कि फजलुर रहमान साहब जो है वो अपनी कीमत लगवा चुके हैं, फजलुर रहमान साहब कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, फजलुर रहमान साहब बिक चुके हैं, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी दौड़ें लगाई, लेकिन पहले भी आपको बताया था कि ये शायद दौड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी काम नहीं आएंगी। आज फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि अब ये चाहे फार्म 45 की हुकूमत है, चाहे ये फार्म 47 की हुकूमत है, हुकूमत यही है और इनको मानना पड़ेगा और इनके साथ चलने को, तावन करने के लिए तैयार है। तो इसका ये मतलब है कि मैंडेट पे चोरी भी वो मानते हैं और उन चोरों के साथ बैठने को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अब तैयार है और उनके साथ तावन करने को तैयार हैं। और जो जराये के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आजम की जो मुलाकात थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, उसके अंदर जो बातें तय हुई थी, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीबन वही बातें असेंबली में की। और तब हालांकि अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी सामने आए और उन्होंने कहा कि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं हुई, कोई मुस्बत बात नहीं हुई। और फिर ये इन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के खिलाफ ही रहेंगे कि ये मैंडेट चोरी करके आई है और जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, निज़ाम नहीं ठीक होगा। तो अब मेरा ख्याल है निज़ाम नहीं, निज़ाम दीन ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ठीक कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी तमाम शराइत को मानने को तैयार हैं। फिर अता तारड़ साहब ये फरमाते हैं कि सोशल मीडिया पे झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और झूठी खबरें ठीक करने के लिए इसको रेगुलेट किया जाएगा। अब पता नहीं जो भी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होगी या ताकतवरों के खिलाफ होगी, इसको शायद ये झूठी खबर समझते हैं। और जो इनके हक में चाहे जितना मर्जी झूठ बोल दिया जाए, या जिस तरह की वो टिकटॉक वजीर आला हैं उनके बारे में कोई जितना मर्जी झूठ बोले उसको ये सच्ची खबर समझते हैं। तो ये हुकूमत अब सोशल मीडिया पे मजीद क्या पाबंदियां लगाती है, क्या रेगुलेट करती है, ये भी आने वाले दिनों में इस चीज का अंदाजा होगा, क्योंकि तकलीफ बहुत है, तकलीफ बहुत ज्यादा उठती है। वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।